नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर कटाक्ष, राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का लगा आरोप। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के मंत्री की संपत्ति की जांच करेगा चुनाव आयोग, हलफनामे में गलत जानकारी देने का है आरोप। खबर में आगे जिक्र होगा कि कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र से मांगा जवाब, वीवीपैट के जरिए वोटरों के वोट का हो सत्यापन। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि यूपी में कमाल करेगा इंडिया गठबंधन, बड़े उलटफेर के संकेत, सर्वे में बड़ा खुलासा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और मोहब्बत की जीत होने जा रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर कटाक्ष, राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हमले पर पलटवार करते हुए बुधवार को कहा कि राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कुछ जनसभाओं में कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि ये चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा। राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ खड़ा था, जब भारत की जेलें कांग्रेसी नेताओं से भर गई थी, तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ राज्यों में सरकार चला रहा था। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदला करता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जबरदस्त कटाक्ष किया है भारतीय जनता पार्टी पर और कहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त अंग्रेजी जेलों को भर दिया था और उस समय बताया कि कौन था वो जो देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ मिलकर राज्यों में सरकारें चला रहा था। तो दोस्तों, बेहद बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है यहाँ पर भाजपा पर कांग्रेस पार्टी ने। आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का लगा है आरोप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के एक वकील ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। पत्र में वकील ने प्रधानमंत्री पर आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं से भाजपा को वोट देने की अपील करने का आरोप लगाया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग को लिखे पत्र में वकील ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू देवताओं और पूजा स्थलों के साथ साथ सिख देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। और वहीं पर इससे पहले असम में नगांव निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस सांसद और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार प्रद्युत बोरदोलई ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मौजूदा चुनाव अभियान के दौरान सभी राशन कार्ड धारकों को पैसे की पेशकश करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। बोरदोलई में मंगलवार रात मुख्य चुनाव आयुक्त को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि शर्मा ने दिन में लखीमपुर में एक सार्वजनिक बैठक में चुनाव के बाद प्रत्येक राशन कार्ड धारकों के बैंक खाते में 10,000 रुपये स्थानांतरित करने का वादा किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के मंत्री की संपत्ति की जांच करेगा चुनाव आयोग, हलफनामे में गलत जानकारी देने का है आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को केंद्रीय मंत्री व तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के हलफनामे की जांच का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर के संपत्ति ब्यौरे में किसी भी बेमेल जानकारी को सत्यापित करने के लिए कहा गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता ने राजीव चंद्रशेखर की ओर से दाखिल हलफनामे में उनकी वास्तविक और घोषित संपत्ति के बीच मेल नहीं होने का दावा किया था और इसे लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई थी। कानून के मुताबिक नामांकन पत्र या हलफनामे में कोई भी जानकारी छुपाने पर 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। राजीव चंद्रशेखर ने 4 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था और इस सीट से सांसद शशि थरूर ने कहा है कि इस बार मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ
पेरूड कराड़ में जिला कलेक्ट्रेट तक एक खुले वाहन में सवार राजीव चंद्रशेखर के दोनों ओर 2 पूर्व राज्य नायक मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वीवीपैट के जरिए वोटरों के वोट का सत्यापन, कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र से मांगा इसको लेकर जवाब। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी कि वीवीपैट के साथ डाले गए वोट के सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकी, मगर पीठ ने कहा कि वो अगले मंगलवार को सुनवाई के लिए मामले की सभी याचिकाओं पर विचार करेगा। बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जो 7 चरण में आयोजित करवाया जाएगा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले में शीर्ष कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने 3 अप्रैल को कहा था कि वो अन्य मामलों के साथ एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा दायर याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगी। वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जो मतदाता को ये देखने का अवसर देती है कि उसका वोट सही तरीके से डाला गया या नहीं। इसके जरिए मशीन से एक पर्ची निकलती है जिसे मतदाता देख सकता है, वहीं इसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है और विवाद की स्थिति में इसे खोला जा सकता है। बता दें कि 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में चुनावों में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की गई है, जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से केवल 5 रैंडम तौर से चयनित ईवीएम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक संसदीय क्षेत्र शामिल में पर्चियों के मिलान की वर्तमान स्थिति के विपरीत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में कमाल करेगा इंडिया गठबंधन, बड़े उलटफेर के संकेत, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों का नामांकन खत्म हो गया है। पहले और दूसरे चरण के दौरान राज्य की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। अब पहले चरण की वोटिंग में 10 दिन से भी कम का वक्त बचा है, तो कोई भी पार्टी मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि अभी राज्य में बीजेपी और बीएसपी ने ही चुनाव प्रचार शुरू किया है। अगर उम्मीदवारों को छोड़ दें तो दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता अब पूरी तरह से चुनाव में उतर आए हैं। संभावना है कि इसी सप्ताह समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में उतरेंगे और अब इन तमाम दिग्गजों के चुनाव मैदान में उतरने से सियासी जंग रोचक हो चली है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बात की पुष्टि सर्वे के आंकड़े भी कर रहे हैं। यूपी के मूड को जानने के लिए यहाँ पर सी वोटर ने एक सर्वे किया और इस सर्वे के आंकड़े राज्य में जबरदस्त टक्कर होने का संकेत दे रहे हैं। सर्वे में बीजेपी को 52% वोट मिलने का अनुमान जताया गया। ऐसे में देखा जाए तो राज्य में बीजेपी अपने लक्ष्य तक पहुंचने नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस और सपा के इंडिया गठबंधन ने बीते कुछ दिनों में जबरदस्त वापसी की है और सर्वे के आंकड़ों के अनुसार राज्य में इंडिया गठबंधन को 40% वोट मिलने की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भाजपा की तबीयत खराब कर सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत के मास्टर स्ट्रोक ने राजस्थान में बदल दिया गेम, बीजेपी की फंस गई सीट। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस और उनके समर्थित उम्मीदवारों का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी यहाँ पर आपको बता दें कि नेता इस बार हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि ये इतना आसान नहीं है और कांग्रेस 7-8 सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस दौसा, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और भरतपुर में उलटफेर कर सकती है, जबकि सीकर, नागौर और डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस के सहयोगी दल बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अशोक गहलोत ने गठबंधन कर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, जबकि जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत को कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह से कड़ी चुनौती मिल रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि इस बार बीजेपी के मिशन 25 में सेंध लग सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कौन सी फाइलें खोली गई हैं? राज ठाकरे के एनडीए को बिना शर्त समर्थन देने पर संजय राउत की प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा भाजपा को बिना शर्त समर्थन देने के पीछे के मकसद पर सवाल उठाया और दावा किया कि हो सकता है कि कोई फाइल खोल दी गई हो। अब अचानक ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया, ये तो हमें राज ठाकरे से पूछना चाहिए। आप अचानक पलट गए हैं और महाराष्ट्र के दुश्मनों को समर्थन कर रहे हैं। आप जनता को क्या बताएंगे? आखिर इसकी वजह क्या है? कौन सी फाइल खोल दी गई? उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने मंगलवार को भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राकांपा के सत्तारूढ़ गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया और महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में राज ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी का समर्थन केवल प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए गठबंधन को है। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
बिना शर्त बीजेपी शिवसेना एनसीपी के महागठबंधन का समर्थन करती है। ये समर्थन केवल प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए गठबंधन के लिए है। अब सभी को चुनाव की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक से उनका भाजपा के साथ करीबी रिश्ता रहा है। जब पार्टी ने अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन किया था, उन्होंने ये भी दावा किया कि वो सबसे पहले ये कहने वाले व्यक्ति थे कि नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर इसी को लेकर संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आखिरकार वो कौन सी फाइल है जो खुल गई है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, क्या किसी फाइल के खुलने के दबाव में ये बयान राज ठाकरे द्वारा दिया गया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लालू यादव ने आडवाणी का रथ रोका, बीजेपी को बिहार में रोकेंगे। औरंगाबाद में बोले तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बुधवार को औरंगाबाद में थे और यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज इतनी गर्मी होने के बावजूद भी आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, कड़ी धूप में आप लोग खड़े हैं, बस मुझे जिताने के लिए आज आप लोगों से अपील करने आया हूं और साथ में लालू जी का संदेश भी लेकर आया हूं। यहाँ से 2 उम्मीदवार खड़े हैं, बताइए दोनों सीट हम जीतेंगे या नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं, लेकिन आपके विकास के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी वो जीत रहे हैं। इस बार औरंगाबाद की जनता ने ठाना है बदलाव लेकर आएंगे। आप सब लोगों के बीच नेता बनकर नहीं, बेटा बनकर आएंगे। हम सभी वर्ग को सम्मान देना चाहते हैं, मेरा साथ दीजिए, मेरे पर विश्वास रखिए। आडवाणी जी का रथ लालू जी ने रोका, बीजेपी को बिहार में रोकेंगे और बिहार में भी सरकार बनाएंगे, भारत में भी सरकार बनाएंगे। एक एक वोट लालटेन को दीजिए। उन्होंने कहा कि अभय जी जेडीयू में थे, वो हमेशा से लालू जी की विचारधारा से प्रेरित थे, वो अपने घर लौटे हैं और हमारे चाचा पलट गए। हमने कहा था वो हमारे अभिभावक हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का फिर सजेगा मंच, यूपी के सियासी मैदान में सपा कांग्रेस की संयुक्त रैलियों की तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में 2 लड़कों की जोड़ी करीब 7 साल बाद एक बार फिर चुनावी मैदान में वोट मांगती दिखाई देगी। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की साझा रैलियां जल्द शुरू हो सकती है और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रत्याशियों की तरफ से आई मांग के मुताबिक रैलियों, स्थानों और तारीखों का प्रस्ताव कांग्रेस ने सपा को भेजा है। सपा नेतृत्व तारीखों का अपने कार्यक्रम के मुताबिक आकलन करके हरी झंडी देगा और इसके बाद अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी आदि की संयुक्त रैलियां एक साथ हो सकती है। यूपी चुनाव 2017 के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने चुनावी मैदान में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। हालांकि चुनावी मैदान में ये गठजोड़ सफल नहीं हो पाया था और इस बार नए सिरे से गठबंधन को जमीन पर उतारने की कोशिश दोनों नेताओं की ओर से हो सकती है। यूपी में कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई हैं। हालांकि कांग्रेस की मंशा है कि संयुक्त रूप से दोनों दलों के प्रभावी उम्मीदवारों के लिए रैलियां आयोजित की जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा के वादों और गारंटी में कोई दम नहीं, बोले सचिन पायलट। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। पायलट ने डीग में भरतपुर में कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 साल में सिर्फ भाषण दिए, छापे डाले और नेताओं को जेल में डाला। जनता 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखकर समझ गई है कि उनके वादों में और गारंटी में कोई दम नहीं है। 2024 का चुनाव बदलाव का चुनाव है। पायलट ने कहा कि जब भाजपा बैकफुट पर होती है तो धर्म, जाति और मजहब की बात करती है। पायलट ने कहा कि 2024 का चुनाव बदलाव का चुनाव है। एजेंसियों के दुरुपयोग, तमाम संस्थाओं के बावजूद भाजपा के उम्मीदवार पिछड़ रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। जनता 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखकर समझ गई है कि भाजपा के वादों और गारंटी में कोई दम नहीं है। जुमले सुन सुनकर लोग थक चुके हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जातिगत जनगणना से लेकर किसानों को एमएसपी की गारंटी तक सपा के घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने किए ये वादे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र के जरिए जनता से कई वादे किए। किसानों को एमएसपी की गारंटी से लेकर जातिगत जनगणना तक सपा ने घोषणा पत्र के जरिए सभी लोगों को साधने की कोशिश की है। घोषणा
घोषणा पत्र में 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराए जाने का वादा किया गया है और इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही 2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के सभी सरकारी रिक्त पदों को भरने का सपा ने वादा किया है। दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले यानी कि C2+50 के आधार पर की जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरजेडी का ये नए चेहरों पर दाव, लालू यादव ने 6 महिलाओं को मैदान में उतारा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में जबरदस्त सियासी तैयारी में उतर चुकी है आरजेडी। एक और जहाँ भाजपा और जेडीयू अपने पुराने चेहरों पर ही दांव लगा रही है, तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में नए चेहरों पर दाव खेल दिया है और लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने 22 उम्मीदवारों की ताज़ा सूची जारी की है और इस सूची में कई ऐसे नाम हैं जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी शामिल है। लालू प्रसाद ने उम्मीदवारों की सूची में 6 महिलाओं को भी रखा है, जो बिहार में किसी दल की ओर से महिला को दिए गए मौके में सर्वाधिक है। आरजेडी ने इस बार 7 विधायकों को भी लोकसभा के मैदान में उतार दिया है, जिसमें 3 पूर्व विधायकों को उम्मीदवार बनाया गया है और आरजेडी से लोकसभा उम्मीदवार बनाए गए नेताओं में 5 पूर्व सांसद जबकि 1 राज्यसभा सांसद हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव बालकृष्ण का दूसरा माफीनामा भी खारिज किया, कार्रवाई का सामना करने के लिए कहा। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने दूसरी बार माफीनामे को खारिज कर दिया है। साथ ही कड़ी कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि उनकी हरकतें शीर्ष अदालत के आदेशों का जानबूझकर और बार बार उल्लंघन थी और इससे पहले 2 अप्रैल को हुई सुनवाई में पतंजलि की तरफ से माफीनामा जमा किया गया था। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने फटकार लगाते हुए कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है, आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है, संयुक्त प्रेस वार्ता में दिग्विजय सिंह ने बताया कांग्रेस का रोड मैप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका विश्वास सभी को साथ लेकर चलने में है। मेरे ट्विटर हैंडल पर भी यही टैगलाइन है, आपकी हिस्सेदारी मेरी जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी इसी सोच के अनुरूप हिस्सेदारी की मूल रूप से गारंटी दे रही है। सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए जातिगत जनगणना की भूमिका सबसे अहम होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि सामान्यतः हर 10 वर्ष में जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ने 2021 के आंकड़े भी जारी नहीं किए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से उसने आदिवासियों के अधिकार छीन लिए हैं और जितना आमतौर पर बीजेपी अपनी चुनावी रैलियों में खर्च करती है उतना वो आदिवासियों के हित के लिए खर्च नहीं करती। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर आदिवासियों को कानूनी तौर पर अधिकार दिए जाएंगे, वहीं 1 साल के भीतर वन अधिकार के मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने 2 बार इस देश की यात्रा कर देश के दर्द को न सिर्फ समझा बल्कि उन्होंने उसे जिया भी है। हम जनता को 5 न्याय देने जा रहे हैं, जिसमें युवा, नारी, किसान, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय है। इसके तहत कुल 25 गारंटियां भी हमने दी हैं और हमेशा वादा है कि सरकार आने पर केंद्र सरकार में खाली 30 लाख पदों को भरा जाएगा। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि गरीब परिवारों की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और हर पंचायत में अधिकार सहेली नियुक्त की जाएगी जो महिलाओं को अधिकारों और कानून की जानकारी देंगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मैनपुरी में डिंपल यादव ने स्वीकार की बीजेपी की चुनौती, जयवीर सिंह की उम्मीदवारी पर दी पहली प्रतिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है और इसके साथ ही प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर नीरज त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है। बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को टिकट मिला है, जबकि अफजाल अंसारी के खिलाफ गाजीपुर से
पारसनाथ राय को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने कौशाम्बी से एक बार फिर विनोद सोनकर पर भरोसा जताया है। मछली शहर से बीजेपी सरोज को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं फूलपुर सीट से प्रवीण पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दोस्तों, जयवीर की उम्मीदवारी पर समाजवादी पार्टी के नेता और मैनपुरी से उम्मीदवार डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अच्छा है कि उन्होंने अपने मंत्री को मैदान में उतारा। किसी को तो चुनाव लड़ना ही था, लेकिन समाजवादी पार्टी तैयार है। डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और ये भाजपा का अंदरूनी मामला है कि वो किसको टिकट देते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि 14 अप्रैल को पूरे देश में संविधान बचाओ और तानाशाही हटाओ दिवस मनाएगी। आम आदमी पार्टी बनाई चुनाव की रणनीति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अब लोकसभा चुनाव के लिए नई रणनीति बना रही है। मुख्यमंत्री आवास पर लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, संदीप पाठक, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और जैस्मिन शाह समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केजरीवाल को पद से हटाने की तीसरी याचिका पर भड़का हाईकोर्ट, संदीप कुमार पर लगाया 50,000 का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगाया है और यहीं हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी मंत्री और पूर्व विधायक संदीप कुमार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायिक व्यवस्था का मजाक न उड़ाएं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।